नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। जांच और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में कल उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। सूंघने और स्वाद क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ की शुरुआत की। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी दिव्या तोमर के साथ मैं आनंद श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने की तैयारियों पर आज वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में महामारी से निपटने की राष्ट्रीय स्तर पर तैयारियों की समीक्षा की गई और विभिन्न राज्यों तथा दिल्ली समेत केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में गृहमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अधिकार प्राप्त समूहों के अधिकारियों ने भाग लिया। नीति आयोग के सदस्यों और चिकित्सा आपात प्रबंधन योजना के अधिकार प्राप्त समूह के संयोजक डॉक्टर विनोद पॉल ने बैठक में मौजूदा स्थिति और कोविड-19 के संक्रमण की संभावित स्थिति की विस्तृत प्रस्तुति पेश की। सदस्यों ने कहा कि कोरोना संक्रमण के 2/3 मामले केवल 5 राज्यों में हैं। बड़े शहरों की चुनौतियों को देखते हुए अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने शहर और जिलावार अस्पतालों और आइसोलेशन बिस्तरों की आवश्यकता पर अधिकार प्राप्त समूह की सिफारिशों को संज्ञान में लिया। उन्होंने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों को राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सलाह मशवरा करके आपात योजना बनाने के निर्देश दिए। श्री मोदी ने मॉनसून को देखते हुए उचित तैयारियां सुनिश्चित करने को भी कहा। बैठक में दिल्ली में कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति और संभावित परिदृश्य पर भी चर्चा की गई और अगले 2 महीने के बारे में विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि दिल्ली में कोविड-19 के संक्रमण के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए एक व्यापक और समन्वित योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए गृहमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की मौजूदगी में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा दिल्ली के नगर निगमों के अधिकारियों के साथ आपात बैठक करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने के लिए कई राज्यों और जिलों के उल्लेखनीय कार्यों की सराहना भी की। गृहमंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ कल नई दिल्ली में बैठक करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के सदस्य बैठक में भाग लेंगे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। श्री शाह बाद में कल शाम को दिल्ली के नगर निगमों के महापौरों के साथ भी बैठक करेंगे। एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई कल की दोनों ही बैठकें राजधानी में कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर काफी अहम समझी जा रही हैं। कल ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोविड-19 के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सलाह देने के लिए एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति के गठन का आदेश दिया था। यह समिति दिल्ली में कोरोना संक्रमण और बचाव संबंधित चुनौतियों पर सलाह देने और बुनियादी चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के उपाय भी सुझाएगी। समिति में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव, दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के डॉक्टर सुजीत कुमार सिंह शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच के लिए कोरोना परीक्षण हेतु आईसीएमआर द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों में ढील दिए जाने की मांग भी की है। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बैठक का आयोजन कोविड-19 के संक्रमण के मामले में दिल्ली के तीसरे स्थान पर पहुंचने के बाद किया जा रहा है। महाराष्ट्र पहले और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में अस्पतालों की खराब हालत को लेकर राज्य सरकार की निंदा की है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले रोगियों की दर 49.94% हो गई है। अब तक 1,54,330 रोगी ठीक हो चुके हैं।
आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 7,135 मरीज इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 11,458 नए मामले सामने आए हैं, जिससे अब तक इस बीमारी से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 3,08,993 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 386 लोगों की इस महामारी से मौत भी हुई है और इस तरह अब तक मृतकों की कुल संख्या 8,884 हो गई है। भारत में कोविड-19 से मृत्यु दर 2.87% हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में देश भर में 1,43,737 परीक्षण किए गए। ICMR देश में कोरोना वायरस के परीक्षण की सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है और कई सरकारी तथा निजी प्रयोगशालाओं को मंजूरी दी जा रही है। इस समय पूरे भारत में 885 प्रयोगशालाएं कोविड-19 का परीक्षण कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के इलाज के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सूंघने और स्वाद की क्षमता के खत्म होने को कोरोना वायरस के संक्रमण के नए लक्षणों में शामिल किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि दवा रेमडेसिविर, कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी, टूसिलुजिमाब और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल कोविड-19 के मरीजों की स्थिति को देखते हुए किया जाना चाहिए। मंत्रालय ने सलाह दी है कि रेमडेसिविर उन रोगियों को दी जा सकती है जो संक्रमण से मध्यम स्तर पर संक्रमित हैं और ऑक्सीजन पर निर्भर हैं। कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा उन रोगियों को दिया जाना चाहिए जो ऑक्सीजन पर निर्भर हैं और स्टेरॉयड के इस्तेमाल के बावजूद उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता लगातार बढ़ रही है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल संक्रमण की शुरुआत में किया जाना चाहिए और गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को ये नहीं दी जानी चाहिए। सामान्य तौर पर दवा देने से पहले मरीज की ECG की जानी चाहिए। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 2,137 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही शहर में कुल संक्रमित मामलों की संख्या 36,824 हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से 13,398 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 667 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसी अवधि में 71 लोगों की मृत्यु भी हुई है। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस से 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास ऑनलाइन करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि राज्य सरकार अनदेखा किए गए क्षेत्रों को वरीयता देते हुए राज्य में संतुलित और समान विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट। हिमाचल में कोरोना महामारी के चलते विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और राज्य सरकार विकासात्मक रणनीतियों पर पुनर्विचार कर रही है। राज्य सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक कैबिनेट उप समिति और टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि धन की कमी के कारण कोई भी विकास योजनाएं बाधित न हो। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि विकास कार्यों की गति बनी रहे। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे लाखों लोगों को वापस लाना राज्य सरकार का नैतिक कर्तव्य है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान लाखों प्रवासी श्रमिक लौटे हैं। राज्य सरकार अब उन्हें घर के पास रोजगार मुहैया कराने के सभी प्रयास कर रही है। इस मिशन में ईंट के भट्टे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट। दिल्ली और हरियाणा राज्य से सटे बागपत जनपद में बड़ी संख्या में हाल ही में प्रवासी मजदूरों की वापसी हुई है। जिले में इस वक्त 500 से ज्यादा ईंट भट्टे संचालित हैं, जिन पर लगभग 350 प्रवासी कामगारों को हाल ही में रोजगार दिया जा चुका है। बागपत ईंट निर्माता समिति के जिलाध्यक्ष विक्रम राणा ने आकाशवाणी को बताया कि दूसरे राज्यों से आने वाले कामगारों को ईंट भट्टों पर रोजगार दिया जाएगा, जिससे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। कोरोना वायरस से प्रभावित होकर महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रदेश से जो यहाँ हजारों लोग बागपत में आए हैं, उनमें तो हमने करीब 350 लोगों को रोजगार दिया है। यदि कहीं कोई सूचना मिलती है हमें बताया जाए, हम उसे रोजगार देने के लिए तैयार हैं। बुढ़ेड़ा गांव के प्रवासी मजदूर रियाजुद्दीन ने आकाशवाणी को बताया, यहाँ भट्टे मालिकों से हमने काम के लिए कहा, वहाँ काम की दिक्कत हो रही थी, लॉकडाउन में फंस रहे थे। यहाँ इन्होंने हमें काम दिया, इससे हमारे बच्चों को खाने को 2 रोटी टाइम पे मिल रही और किसी चीज की परेशानी नहीं। प्रदेश में इस समय लगभग 18,000 ईंट भट्टे चालू हालत में हैं, जिनमें 15 लाख से ज्यादा मजदूरों को रोजगार मिला है और इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। बागपत से राजू पंडित के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
महाराष्ट्र सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे कोविड-19 परीक्षणों के शुल्क में कमी कर दी है। आज फैसले की घोषणा करते हुए महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जांच दरों में कमी करने से लोगों को राहत मिलेगी। उन्होंने दावा किया कि नई दरें देश में सबसे कम होंगी। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 1 लाख हो गई है। देश में किसी राज्य में कोविड-19 के ये सर्वाधिक मामले हैं, जो देश के कुल मामलों का लगभग 1/3 हैं। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने आज कहा कि राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं द्वारा किए जा रहे कोविड-19 परीक्षणों की दरें 4,500 रुपए से घटाकर 2,200 रुपए कर दी है। उन्होंने कहा कि अब से अस्पतालों से वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के माध्यम से स्वैब इकट्ठा करने के लिए 2,200 रुपए का शुल्क लिया जाएगा, जबकि घर से स्वैब संग्रह के लिए 2,800 रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर निजी प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत करके दरों को और कम करवा सकते हैं। अगर निजी प्रयोगशालाएं निर्धारित ऊपरी सीमा से अधिक शुल्क लेती है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में कोविड-19 परीक्षण के लिए राज्य में 91 प्रयोगशालाएं हैं और लगभग 4 से 5 पाइपलाइन में हैं। परीक्षणों का संचालन करने के लिए आवश्यक किट्स पहले आयात किए जा रहे थे। बहरहाल, चूंकि अब ये किट देश में ही निर्मित हो रहे हैं, इसलिए आईसीएमआर ने निजी प्रयोगशालाओं के साथ बातचीत करने और नई परीक्षण दरों को निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को अवगत कराया था। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। मेघालय में पश्चिम गारो हिल्स जिले के एक व्यक्ति की 2 बार कोरोना जांच नेगेटिव आने के बाद उसे आज कोविड-19 से स्वस्थ पाया गया। इस बीच कल पश्चिम गारो हिल्स जिले और उत्तरी गारो हिल्स जिले के एक व्यक्ति तथा पूर्वी खासी हिल्स जिले के 2 व्यक्ति इस बीमारी से ठीक हो गए। इसके साथ मेघालय में कुल 20 सक्रिय मामले सामने आए हैं। इनमें 23 स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मणिपुर में इम्फाल पश्चिम में एक निजी स्कूल में 100 बिस्तरों वाला कोविड देखभाल केंद्र खोल दिया गया है, जिसमें कोविड-19 के 48 रोगियों का उपचार किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोविड-19 के रोगियों को समायोजित करने के लिए एक निजी स्कूल में ये नया कोविड देखभाल केंद्र स्थापित किया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज नए कोविड देखभाल केंद्र का दौरा किया और इस केंद्र की और जरूरतों के बारे में स्वास्थ्य अधिकारियों से विचार विमर्श किया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिस्तरों की संख्या 100 से बढ़ाकर 300 करने पर विचार कर रही है। तमिलनाडु में 1,989 लोगों के आज कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के साथ राज्य में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 42,687 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों की संख्या 18,878 है। 585 नमूनों की जांच के नतीजों का इंतजार है। राज्य में इस महामारी से 397 मरीजों की मृत्यु हो गई है। इस बीच सरकार ने चेन्नई में एक निजी क्लिनिकल प्रयोगशाला को कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की मंजूरी दे दी है। इसके साथ 45 सरकारी प्रयोगशालाओं सहित राज्य में कोविड-19 की जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। एक रिपोर्ट। चेन्नई और इसके आसपास के जिलों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने अतिरिक्त 2000 नर्सों को अगले 6 महीने के लिए अनुबंध पर रखा है। इन नर्सों को चेन्नई, चेंगलपट्टू, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर के कोविड-19 के उपचार के लिए निर्धारित सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेजा जाएगा। इस महामारी से निपटने के लिए राजधानी के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ने के चलते मानव संसाधन बढ़ाने के उद्देश्य से ये कदम उठाया गया है। इन नई नियुक्तियों से वर्तमान मेडिकल कर्मियों पर बोझ कम होगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वीरेंद्र कौशिक। केरल में आज कोविड-19 के 85 नए मामले सामने आए, जबकि 46 रोगी स्वस्थ हुए हैं। कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,342 हो गई है। अब तक 1,44,842 लोगों की जांच की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। जांच और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से कल बैठक करेंगे। सूंघने और स्वाद क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ की शुरुआत की। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता तथा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पूरा विश्व प्रभावित हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के प्रयासों से स्थिति कई विकासशील देशों से बेहतर है। आज एक वर्चुअल रैली दिल्ली जनसंवाद को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस पैकेज से देश और देशवासियों को मजबूती और नए अवसर प्राप्त होंगे। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान करोड़ों जरूरतमंद लोगों को खाना और राशन उपलब्ध कराया। दिल्ली प्रदेश संगठन के कार्यकर्ता ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में दिल्ली में 1 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों तक फीड द नीडी कार्यक्रम के माध्यम से भोजन जो उपलब्ध कराया है। ऐसा कार्यकर्ता हमारा इन विषम परिस्थितियों में मां अन्नपूर्णा का स्वरूप बना है। लगभग 10 लाख मास्क मात्र देश की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने सेवा बस्तियों में गरीबों के बीच में बांटा। 38 लाख सैनिटाइजर की बोतल्स उपलब्ध कराई, विशेष उनको जिनके परिवारों में आर्थिक चुनौतियां थी। श्रीमती ईरानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार संकट की इस घड़ी में गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मुफ्त राशन और गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए ताकि कोई भूखा न सो सके। नरेंद्र मोदी सरकार की पिछले 1 साल की उपलब्धियों के बारे में श्रीमती ईरानी ने कहा कि दूसरी बार जनादेश प्राप्त करने के बाद सरकार ने देश की एकता और अखंडता संबंधी समस्याओं को हल किया है, जो 6 दशकों से जारी थीं। 20 करोड़ बहनों को गत 2 महीने में अप्रैल और मई में उनके बैंक के खाते में 20,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिलवाया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 3 महीने तक मुफ्त एलपीजी की व्यवस्था देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के लिए की। बैंक चलकर जनधन योजना का खाता खुलवाने गरीब के घर तक पहुंचा। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मातृ वंदना योजना के चलते सगर्भा माताओं को अब तक 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सुविधा कैश ट्रांसफर करके उनके बैंक के खाते में पहुंचाई। श्रीमती ईरानी ने कहा कि अनुच्छेद 370 पारित करने, नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित कराने और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का रास्ता बनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, दिल्ली भाजपा प्रमुख आदेश कुमार गुप्ता ने भी रैली को संबोधित किया। जम्मू में लोग शीतल जल के लिए मिट्टी के बर्तन खरीद रहे हैं। जम्मू के धर्मवीर ने लॉकडाउन हटने के बाद फिर से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि इस काम से उन्हें नियमित आय हो रही है। जहाँ तक लॉकडाउन था तो पहले पिछले दिनों में 2-3 महीने तक हमारा काम शाम काफी पूरे बंद रहा था, तो अभी कुछ दिन से हमने काम शुरू किया है। तो हम अपने देश के प्रधानमंत्री शुक्रिया अदा करते हैं इसके लिए कि चलो उन्होंने कुछ दिन के लिए जो लॉकडाउन था और महामारी से थोड़ा बचाव के लिए हम बंद रखा था, काम शुरू किया हमने। और कुछ दिन से हमने काम शुरू किया है लॉकडाउन के बाद में। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है, जो कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए सहायक होगा। ये पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में मदद करेगा। इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। इस पोर्टल पर स्वास्थ्य संबंधी देखभाल वस्तुओं की मांग और आपूर्ति की जानकारी उपलब्ध होगी। इससे अस्पतालों, प्रयोगशालाओं, शोध संस्थानों, चिकित्सा कॉलेजों और रोगियों को मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने कहा है कि आने वाले वर्षों में आरोग्य पथ स्वास्थ्य देखभाल की सूचना देने वाला प्रमुख केंद्र होगा। इससे
उपभोक्ताओं और आपूर्तिकर्ताओं के बीच दूरी घटेगी और उचित दरों पर चिकित्सा उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना वायरस के रूप बदलने से वैक्सीन की दक्षता पर कोई असर पड़ने की आशंका नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सोशल मीडिया पेज पर कल लाइव प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में डॉक्टर स्वामीनाथन ने कहा कि वायरस ऐसी जगह रूप नहीं बदल रहा है जहां वैक्सीन की दक्षता पर कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है। Now there are 2 vaccines. अभी हमारे पास 2 टीके हैं वर्तमान जांच प्रक्रिया के फेज 2, फेज 3 में, इसलिए हम इस साल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों टीके उन मानकों पर खरे उतरेंगे जो मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आप आशावादी हैं तो निश्चय ही हमें इस साल के अंत तक परिणाम हासिल होंगे और हम दवा भी बना लेंगे। अच्छी बात यह है कि हमारे पास 8 से 10 लोग हैं जिन पर परीक्षण हो रहा है और ये इस साल का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होगा। Which will be in large scale human trials by the end of this year. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार फिलहाल दुनिया भर में लगभग 200 वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से 10 वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है। अमेरिका में 4, चीन में 5, ब्रिटेन में 1 वैक्सीन का मनुष्यों पर परीक्षण किया जा रहा है। दुनिया भर में 126 वैक्सीन प्री क्लिनिकल परीक्षण के दौर में है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसे रात 9:30 से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित करता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के गठिया रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को उचित सामाजिक दूरी का पालन करने, हाथों की स्वच्छता और खांसते छींकते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर AK श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड-19 मामलों में भारत दुनिया के अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है। इस दिशा में उठाए जा रहे उपायों के अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है इस वायरस को डट के मुकाबला देने में। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा है कि भारत चीन सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत जारी है, जिसकी शुरुआत कोर कमांडर स्तर की वार्ता से हुई है और इसके बाद स्थानीय स्तर के कमांडरों की भी बैठकें हुई हैं।
उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि निरंतर बातचीत के माध्यम से सभी मतभेदों को सुलझा लिया जाएगा। चीन के साथ सीमा पर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। हमने कई दौर की बातचीत की है। इस महीने की 6 तारीख को कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हुई। उसके बाद दोनों ओर के समकक्ष कमांडरों के बीच स्थानीय स्तर पर भी कई बार बातचीत हुई। परिणाम स्वरूप तनाव में कमी आई है और हमें उम्मीद है कि इस लगातार हो रही बातचीत से आपसी विवाद खत्म होगा। जनरल नरवणे आज देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी में आयोजित 146वें नियमित पाठ्यक्रम और 129वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के पूरा होने पर पासिंग आउट परेड का निरीक्षण कर रहे थे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज उस समय एक बड़ी घटना होने से बचा लिया जब कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गेमरू लावदरा क्रॉसिंग के पास बांदीपोरा श्रीनगर राजमार्ग सड़क किनारे आतंकवादियों द्वारा लगाए गए एक अत्याधुनिक विस्फोटक आईईडी का पता लगाकर उसे नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि एक रोड ओपनिंग पार्टी आरओपी और एक्सप्लोसिव डिटेक्टिव डॉग को गेमरू लावदरा क्रॉसिंग के पास सड़क किनारे आईईडी का पता चला। बम निरोधक दस्ते को आईईडी डिफ्यूज करने में लगभग 6 घंटे का समय लगा। आईईडी का पता चलने पर एहतियातन बांदीपोरा श्रीनगर राजमार्ग पर दोनों ओर से यातायात रोक दिया गया। भारतीय सूचना सेवा की वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती सुरिंदर कौर का आज निधन हो गया। वे कुछ दिन से बीमार चल रही थीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाई प्रकाशन विभाग तथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय डीएवीपी की पूर्व प्रमुख श्रीमती कौर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग तथा पत्र सूचना कार्यालय में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहीं। उन्होंने गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्य भी किया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने श्रीमती कौर के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि श्रीमती कौर सरकारी संवाद के संबंध में मीडिया इकाइयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए जानी जाती हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मीडिया में उन खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है जिनमें उनके हवाले से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी घटाने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें न केवल असत्य हैं बल्कि दुर्भावना से भी प्रेरित हैं। श्री गडकरी ने आज एक बयान जारी करके कहा कि वे हमेशा विभिन्न तरीकों से किसानों की आय बढ़ाने की पैरवी करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को बेहतर आय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है और इसी भावना के अनुरूप एमएसपी बढ़ाया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को बेहतर कीमतें देने के लिए फसल पद्धति में परिवर्तन की संभावना तलाशने की जरूरत है। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। शहर में बादल छाए रहने और बूंदाबांदी होने की संभावना है। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 25 और 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। चेन्नई में सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 29 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की आशा है। कोलकाता में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में अधिकतम तापमान 38 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। शहर में अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और गरज के साथ छींटे पड़ने या आंधी चलने की संभावना है। तापमान 18 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से विशाल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 से निपटने की तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। जांच और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना के बढ़ते मामलों की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में कल उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे। सूंघने और स्वाद क्षमता का खत्म होना कोरोना वायरस के नए लक्षणों में शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। और सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ की शुरुआत की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।